हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वैभव ग्लोबल लिमिटेड के Q1 FY22 के कॉन्फ्रेंस कॉल पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब हम कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हैं तो इससे हमें कई सारी चीज़ें पता चलती है। सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में हमें पता चलता है। आपने कई बार ये चीज़ें सुनी होगी कि मैनेजमेंट पे फोकस करो, मैनेजमेंट पे फोकस करो, बट हमें ये चीज़ पता कैसे चलेगी कि मैनेजमेंट कैसा है। अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हैं 2, 3, 4 क्वार्टर के, तो उससे हमें आइडिया आता है कि मैनेजमेंट हर बार उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके रिलेटेड क्या आंसर्स दे रहा है। उसी के साथ साथ आने वाले टाइम में उनके बिजनेसेस में क्या रिस्क है वो पता चलता है। लोग उनसे क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका वो क्या आंसर्स दे रहे हैं, वो चीज़ें हमें पता चलती है। उसी के साथ साथ ओवरऑल मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेके कितना पॉजिटिव है, आने वाले टाइम में वो कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसी कई सारी चीज़ें हमें कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के पता चलती है। और आप जितना ज़्यादा किसी कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ोगे, आप उतना ज़्यादा उस कंपनी के बिज़नेस को समझ पाओगे। और जितना आपको चीज़ें समझ आएगी उतना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में उस कंपनी को होल्ड करके चल सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सिर्फ कंपनी के नंबर्स देख लिया और आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, उसी के साथ साथ कंपनी के नंबर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। कई सारी चीज़ें होती है जो आपको एक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी पड़ती है। सिर्फ अगर प्रॉफिट देख के इन्वेस्टमेंट हो जाता तो हर कोई यहाँ पर बैठ के यही कर लेता। चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कुछ की डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कंपनी के बिजनेस में, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जंप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैभव ग्लोबल 3 जोग्राफिक्स में अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, कनाडा, जर्मनी और जापान में। और उसी के साथ अगर हम जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने अपना रिटेल ऑपरेशन स्टार्ट भी कर दिया है एक वेबसाइट और टीवी चैनल के थ्रू। जर्मनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 38 मिलियन हाउस होल्ड्स है और ये यूरोप का सबसे लार्जेस्ट होम शॉपिंग मार्केट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप एलसी जर्मनी, जो कि इनका टीवी चैनल है, वो ऑलमोस्ट 17 मिलियन हाउस होल्ड्स तक उसकी रीच देखने को मिल रही है। उसी के साथ यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी देख सकते हो कि अभी जहाँ पे इन्होंने जर्मनी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो स्टूडियो इनका रेंट पे देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में ये इनके खुद के स्टूडियो जो कि डसलडफ में देखने को मिल रहा है, वहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम जर्मनी के बिज़नेस की बात करें तो यूएस और यूके के बाद ये सबसे बड़ा थर्ड रिटेल मार्केट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियरली बोल सकते हैं, यूएस और यूके में सक्सेसफुली बिजनेस करने के बाद वैभव ग्लोबल का पूरा फोकस जर्मनी की तरफ है, जहाँ से उनको एक अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपडेट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूके कस्टमर्स के लिए कंपनी ने TJC प्लस मेंबरशिप लॉन्च करी है। इससे होगा क्या कि जो भी इनके कस्टमर्स ये मेंबरशिप को लेते हैं उन्हें फ्री और फास्ट डिलीवरी मिलेगी और उसी के साथ साथ कई सारे और बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो सेम चीज़ें हमें अमेज़न के बिज़नेस मॉडल में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे कस्टमर्स अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप बाय करते हैं। इस मेंबरशिप से बेनिफिट क्या होता है कि आने वाले टाइम में वो नए कस्टमर्स को अक्वायर करते हैं और उसी के साथ साथ जो उनके पुराने कस्टमर्स हैं वो उन्हीं की वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग करते हैं। इसको मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो बेनिफिट ये होता है कि मान के चलो अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम की मेंबरशिप है तो आप सबसे पहला प्रेफरेंस ये दोगे कि अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो आप अमेज़ॉन के थ्रू बाय करो, क्योंकि उसमें आपके पास अमेज़ॉन प्राइम की मेंबरशिप है और उससे आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप स्टिक रहोगे अमेज़ॉन के थ्रू और इससे अमेज़ॉन का जो कस्टमर रिटेंशन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा लॉन्ग टर्म में। और जितना ज़्यादा कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वैभव ग्लोबल का जो ऑपरेटिंग मॉडल है वो 4R स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करता है। पहला है रीच, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिपीट परचेजेस। उसी के रिलेटेड यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले अगर हम रीच की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम Q1 FY22 तक का डेटा देखें तो 102.5 मिलियन टीवी होम्स तक वैभव ग्लोबल की रीच देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ जर्मनी में इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो 17 मिलियन से इनकी रीच और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और यहाँ पे जो वैभव ग्लोबल अपने कस्टमर्स के थ्रू पहुँच रहा है वो कई सारे मीडियम्स के थ्रू है। पहला तो है कि टीवी चैनल्स के थ्रू और दूसरा है स्मार्टफोन एप्लीकेशंस, OTT प्लेटफॉर्म्स, मार्केट प्लेसेस, फिर सोशल मीडिया पे जो हम मार्केटिंग देखते हैं उसके थ्रू। ओवरऑल अगर हम टोटल वैभव ग्लोबल की रीच देखें सारे प्लेटफॉर्म को मिला के तो ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल तक वैभव ग्लोबल की रीच देखने को मिल रही है डेवलप्ड मार्केट में। क्लियरली हम बोल सकते हैं कि कंपनी की जो रीच है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन देखें ट्रेडिंग 12 मंथ का डेटा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 2.9 लाख रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहे थे, जो कि डिक्रीज़ होकर 2.37 लाख देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। और उसी के साथ साथ अगर हम रिपीट परचेसेस के रिलेटेड डेटा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग 12 मंथ के पीरियड में पहले एक कस्टमर 27 पीस ऑर्डर करता था और जो कि इंक्रीज़ होकर 30 पीस हो गया है। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है।
उसके बाद अगर हम रिटेंशन रेट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50.5% से डिक्रीज़ होकर 45.7% हो गया है। सो यहाँ पे रिटेंशन जो रेट है वो डिक्रीज़ क्यों हुआ है, उसका रीज़न ये है कि पिछली बार जब कोविड आया था तो कंपनी ने एसेंशियल आइटम्स बहुत ज़्यादा सेलिंग करे थे, और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे जो इनके कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे एसेंशियल आइटम्स की बाइंग करने की वजह से। मतलब यहाँ पे बेसिकली एबनॉर्मल सिचुएशन देखने को मिल रही थी। सो इस रीज़न की वजह से अगर हम पिछले साल से डेटा कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई इनका जो रिटेंशन रेट है वो डिक्रीज़ हो गया है। बट ये जो एसेंशियल आइटम की बाइंग थी इसकी वजह से ये स्पाइक देखने को मिल रहा था। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में कंसीडर करके चले तो इनका जो रिटेंशन रेशियो है वो काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने रेवेन्यू के रिलेटेड भी कुछ गाइडेंस दिए कि 16 से 18% की इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ देखने को मिलेगी यूएस और यूके के बिज़नेस में। यहाँ पे जर्मनी के बिज़नेस की कोई भी बात नहीं करी है क्योंकि जर्मनी का बिज़नेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है। अब डायरेक्टली हम Q&A सेशंस पे चलते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैनेजमेंट से पूछा गया है वो ये है कि अगर कोई कस्टमर EMI पे बाय करता है तो उसका जो क्रेडिट रिस्क है वो कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि अगर हम वैभव ग्लोबल के बिज़नेस की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में से 38% के आसपास जो रेवेन्यू आता है वो EMI फैसिलिटी के थ्रू आता है। यानी कि वैभव ग्लोबल जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बाय नाउ एंड पे लेटर वाली, उसके थ्रू उनका रेवेन्यू आता है। पहली चीज़ तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जो ये 38% का रेवेन्यू आता है वो उसके आसपास ही देखने को मिलेगा, 38 to 40% के आसपास, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। दूसरा कि ये जो फैसिलिटी होती है वो हाई प्राइस प्रोडक्ट्स के लिए होती है और जिसकी इंस्टॉलमेंट 2 से 6 महीने की देखने को मिलती है। और यहाँ पे जब कोई कस्टमर EMI पे बाय करता है तो उन्हें पहली इंस्टॉलमेंट तो तुरंत ही जब वो बुकिंग करते हैं उस टाइम चार्ज होती है, और उसके बाद जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो हर 30 दिन के बाद चार्ज करते हैं। यहाँ पे उन्हें बेसिकली पूछा गया है कि भाई आप कैसे रिस्क मैनेज करते हो जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो। तो उन्होंने वही चीज़ कही है कि हमने कुछ फ्रॉड चेक्स के रिलेटेड सिस्टम डेवलप किए हैं जिससे हमारे जो बैड कस्टमर्स है वो अलग हो जाते हैं गुड कस्टमर्स से। तो जब भी उनको फ्यूचर्स में ऑर्डर मिलते हैं तो वो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि उन्हें जो अच्छे कस्टमर्स हैं वो उन्हें ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो कि इनके जो बैड डेट्स है वो अराउंड 1.2 to 1.3% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, और Q1 में डिक्रीज़ होकर 0.7% हो गए हैं। ओवरऑल उन्होंने यही चीज़ कही है कि उनका जो फ्रॉड चेक सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से फिल्टर करता है बैड कस्टमर्स को, इसलिए रिसीवेबल्स को लेके ओवरऑल कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। सेकंड क्वेश्चन जो मैनेजमेंट से पूछा गया है वो भी कुछ क्रेडिट रिस्क के रिलेटेड ही है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर कोई कस्टमर EMI पे बाय करता है तो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि भाई फर्स्ट पेमेंट तो उनको तुरंत चार्ज कर दिया जाता है, और बाकी के जो रिमेनिंग होते हैं वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज होते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर कस्टमर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो चीज़ें कैसे मैनेज होती है और ये जो रिकवरी प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जाता है। उसी के रिलेटेड यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ आंसर्स दिए हैं। पहली चीज़ तो मैनेजमेंट ने ये कही है कि हम उसी कस्टमर को शिप करते हैं जो कस्टमर क्रेडिट कार्ड से बाइंग करता है। डेबिट कार्ड वालों को वो शिप नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई रेफरेंस हो तो ठीक है। सेकेंड चीज़ वो ये अज्यूम करते हैं कि अगर वो क्रेडिट कार्ड से बाय कर रहा है तो क्रेडिट कार्ड की जो भी कंपनीज़ है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, MX, डिस्कवर, उन्होंने उस कस्टमर की पूरी रिसर्च करी है और उसके बाद ही उस कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दिया है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई कस्टमर बाइंग कर रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब वो पे करता है तो वो शिपिंग और टैक्सेस के साथ पेमेंट करता है। तो वो इतना अज्यूम करते हैं कि अगर कोई कस्टमर शिपिंग और टैक्सेस पे कर रहा है तो वो डेफिनेटली उस कस्टमर को प्रोडक्ट की नीड है। बेसिकली ये चीज़ों से उनको कस्टमर की क्रेडिबिलिटी पता चलती है और उसके हिसाब से वो सफिशिएंट रिस्क लेते हैं। और उसके बावजूद भी, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर कस्टमर पे नहीं करता है तो ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स और उसके रिलेटेड वो फॉलोअप लेते हैं, और अगर कोई बड़ा कस्टमर है तो वो कलेक्शन कंपनी को वो चीज़ें दे देते हैं हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि टीवी सेल्स वेब सेल्स के कंपेयर में फास्ट कैसे ग्रो हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि हम सब जानते हैं आज के टाइम में लोग वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो टीवी की सेल्स बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हुई है। उसी के रिलेटेड मैनेजमेंट ने कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला तो ये है कि इन्होंने US और UK में कुछ नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लिए हैं जिसकी वजह से टेलीविज़न की जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो गई है, पहला रीज़न।
दूसरा जो प्रोडक्ट मिक्स है उसकी वजह से हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो एसेंशियल आइटम्स की जो डिमांड है वो टीवी और वेब पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टीवी के थ्रू लोगों को बहुत जल्दी मिल नहीं रहा था। इस रीज़न की वजह से लोगों ने वेब से ऑर्डर करना शुरू किया। सो वेब से लास्ट ईयर सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी और टीवी की बहुत ज़्यादा वेब के कंपेयर में इतनी ज़्यादा नहीं थी। और इस साल क्या हुआ कि टीवी की जो सेल्स है वो नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की वजह से इंक्रीज़ हो गई और वेब की जो सेल्स है वो नॉर्मल देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो लास्ट ईयर थी वो एबनॉर्मल सिचुएशन थी, इसलिए अगर हम ये दोनों सिचुएशन को कंपेयर करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई टीवी की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और वेब की डिक्रीज़ हुई है। पर पॉइंट ये है कि वेब की जो सेल्स है वो नॉर्मल देखने को मिल रही है। सो इसलिए अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि भाई टीवी की सेल्स वेब के कंपेयर में ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अगर हम उसको रेशियो वाइज कंपेयर करेंगे तो सिचुएशन एकदम हमें नॉर्मल देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये पूछा गया है वो है कंटेंट और ब्रॉडकास्टिंग एक्सपेंसेस के रिलेटेड कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45% से एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं। सो इसी के रिलेटेड मैनेजमेंट ने कुछ आंसर्स दिया है। वो पहला ये है कि उन्होंने कुछ न्यू टीवी होम्स एक्वायर किए हैं और उसी के साथ साथ कुछ डिजिटल मार्केटिंग पे भी कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रही है। सो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में भी एक्सपेंसेस हमें सेम देखने को मिलेंगे क्योंकि वो यूएस और यूके में के मार्केट में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जर्मनी के मार्केट में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि आप अपनी जो कस्टमर ग्रोथ है उसको किस तरीके से देखते हो। उसका रीज़न ये है कि लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशंस में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था और जो टोटल कस्टमर्स थे उसमें से 40% न्यू रजिस्ट्रेशंस के थ्रू थे। और जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो फिजिकल रिटेल स्टोर्स जो हैं वो भी ओपन अप होंगे और इस रीज़न की वजह से कंपनी के बिजनेस पे आने वाले टाइम में सेल्स ग्रोथ पे इम्पैक्ट हो सकता है। सो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है ओवरऑल कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हो। सो यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो आंसर दिया है उन्होंने ये चीज़ क्लियर कही है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशंस है कस्टमर्स के, अगर हम Q1 FY21 से कंपेयर करते हैं FY22 का तो हमें डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि भाई जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो डिक्रीज़ हुए हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ कंसीडर करके चलें, Q1 में जब कोविड आया था तो ये टाइम पे एसेंशियल्स की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्स इंक्रीज़ हुई थी। बेसिकली यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशंस है वो एबनॉर्मल सिचुएशन में देखने को मिल रहा है एसेंशियल आइटम्स की वजह से। अगर हम डायरेक्टली FY20 से कंपेयर करें जहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन देखने को मिल रही थी तो कंपनी के जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं वो ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हुए हैं 28,000 से इंक्रीज़ होके 53,000। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो कस्टमर रजिस्ट्रेशंस हैं वो अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद। सो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सेल्स ग्रोथ आई है वो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने की वजह से आई है, यानी कि वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं आई है। सो उनका क्वेश्चन यही है कि आने वाले टाइम में क्या और भी ज़्यादा स्कोप है कि एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है। सो मैनेजमेंट ने उसका आंसर दिया है कि हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे एवरेज सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि वेबो ग्लोबल की जो स्ट्रेटेजी है, मेन स्ट्रेटेजी ये है कि वो रिटेल कॉम्पिटिटर जो प्राइस चार्ज करते हैं उससे हाफ़ प्राइस चार्ज करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा एवरेज सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यही उनका मेन डिफ्रेंशिएशन है अगर हम दूसरे रिटेल कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें। और दूसरी चीज़, एवरेज सेलिंग प्राइस तभी इंक्रीज़ होती है जब ज्वेलरी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा आइटम की सेलिंग होती है। अगर एसेंशियल आइटम्स हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है और अराउंड $11, $12, $13 पर आइटम की एवरेज सेलिंग प्राइस उसमें देखने को मिलती है। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कंपनी की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है रजिस्ट्रेशंस और यूनिक कस्टमर्स में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली यूनिक कस्टमर्स वो हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने में कंपनी से परचेज़ किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन डन ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years एंड अगो। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें वो कस्टमर्स को इंक्लूड नहीं किया है जिन्होंने पिछले 12 महीनों में रजिस्ट्रेशन करवाया या फिर पिछले 5 साल में रजिस्ट्रेशन कराया है। सो इनको इंक्लूड नहीं किया है। सो कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा यूनिक कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे उतना कंपनी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो कस्टमर्स हैं जो पिछले 5 साल पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और वो आज की डेट में भी कंपनी से बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब न्यू रजिस्ट्रेशंस होते हैं तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होती है, बट उससे हमें ओवरऑल क्लियर आइडिया नहीं आता है। सो लॉन्ग टाइम का अगर हमें कंपनी के बारे में आइडिया लेना है तो हमें ये फोकस करना है कि कंपनी के यूनिक कस्टमर्स कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने इरिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी की वेबसाइट से बाइंग करी है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि मार्केट प्लेस और सोशल मीडिया के थ्रू जो सेल्स आई है वो कितनी है। सो यहाँ पे उसी के रिलेटेड मैनेजमेंट ने कुछ आंसर दिए हैं। सो उन्होंने कहा है कि Q1 FY22 में 4 करोड़ की सेल्स थी सोशल मीडिया के थ्रू, और जो पिछले साल के क्वार्टर में अराउंड 1 करोड़ थी। तो यहाँ पे तो अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें, जो कि अमेज़ॉन ईबे के थ्रू जो सेल्स हुई है वो पिछले साल 21 करोड़ थी और ये साल डिक्रीज़ होकर 15 करोड़ है। सो इसी के रिलेटेड मैनेजमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि ये सेल्स क्यों डिक्रीज़ होती हुई दिख रही है। सो उन्होंने यही चीज़ कही है कि पिछले साल मार्केट प्लेस पे एसेंशियल आइटम्स की सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी और इस साल वो चीज़ नहीं हुई है। इस रीज़न की वजह से यहाँ पे सेल्स इतनी ज़्यादा ये क्वार्टर में इंक्रीज़ नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, ये साल की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी और अदर प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें तो अच्छी खासी सेल्स देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कंपनी के बिज़नेस में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इनका मेजर फोकस जो देखने को मिलता है वो ज्वेलरी और अदर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड देखने को मिलता है। और लास्ट ईयर एसेंशियल्स की जो सेल्स थी वो एबनॉर्मल सिचुएशन में देखने को मिल रही थी। सो ओवरऑल एज सच अगर हम देखें तो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट राइज हो रही है, क्या उसे हम जर्मनी का जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उस जगह पे कंसीडर कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि कुछ हद तक हम ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं, बट उसी के साथ साथ यूएस और यूके में गवर्नमेंट प्रेशर की वजह से भी कुछ वेजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। और उसके बाद ये भी पूछा गया है कि ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ये आने वाले साल में कहाँ तक जा सकती है। सो उसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने कुछ चीज़ें क्लियर करी है कि ये बहुत ज़्यादा तो डिक्रीज़ नहीं होगी, और उसी के साथ साथ आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि ये यूके और यूएस के वेयर हाउस में रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सो उसकी वजह से थोड़ी सी कॉस्ट डिक्रीज़ हो सकती है। और उसी के साथ साथ उन्होंने इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है मैन पावर के ऊपर। इंडिया में अराउंड 50 मैनेजमेंट ट्रेनीज़ को हायर किया है। सो उसके रिलेटेड भी कुछ इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ जर्मनी में भी कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। सो ओवरऑल आने वाले टाइम में हमें ये फोकस रखना है, जब भी कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो वेजेस के रिलेटेड कितने एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो हमें हमेशा अलर्ट हो जाना है कि भाई इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, और उसके बाद हमें क्रॉस चेक करना है कि भाई उसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो अराउंड 36 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, सो उसके रिलेटेड क्लैरिटी पूछी है कि ये कौन से नेचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि अराउंड $2 मिलियन के आसपास उन्होंने जर्मनी की यूनिट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है, जिसमें से अगर हम देखें तो $1 मिलियन वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आईटी की तरफ करेंगे, जैसे कि वेयरहाउस ऑटोमेशन, और उसी के साथ साथ मोबाइल वेबसाइट जो है यूएस की, और उसी के साथ साथ मोबाइल ऐप जो है यूएस और यूके की, उन सबको अपग्रेड करेंगे। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब भी आप कहीं पे ये पढ़ते हो कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस नेचर का है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आईटी की तरफ जो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है वो अपग्रेडेशन के रिलेटेड है। सो यहाँ से कोई कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ नहीं होगी, ये सिर्फ अपग्रेडेशन है। और उसी के साथ साथ अगर हम जो रेवेन्यू और उसके रिलेटेड बात करें तो वो जर्मनी का जो न्यू एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ से कंपनी को एक्चुअल ग्रोथ मिलेगी। सो हमेशा आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से नेचर का है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैनेजमेंट को पूछा गया है कि जर्मनी की जो यूनिट है वहाँ पे अराउंड 62 मिलियन लॉसेस रिपोर्ट हुए थे। सो आने वाले टाइम में इस लॉस की क्या सिचुएशन रहेगी, तो उसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने क्लियर कहा है कि अराउंड इस यूनिट में $3 to 5 मिलियन के आसपास लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या सीखनी है कि जब भी आप किसी कंपनी के न्यूज़ देखते हो कि भाई कंपनी नया एस्टैब्लिशमेंट कर रही है या फिर कोई नई सिटी में कंपनी बिजनेस एक्सपांड कर रही है, तो आपको उसके बेसिस पे कभी भी तुरंत डिसीजन नहीं लेना है कि हाँ कंपनी ने नया बिजनेस चालू करेगी और कल जाके स्टॉक को खरीद लो। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि जर्मनी के बिजनेस यूनिट इन्होंने स्टार्ट करी है और वहाँ पे इतने सारे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कभी भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेसिस पे जो रैली होती है अगर आप उसमें ट्रैप हो गए तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। सो वही चीज़ मैंने ईज माई ट्रिप में भी आपको बताई थी अभी, क्योंकि वहाँ पे भी अभी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी ने फिलीपाइंस थाईलैंड के आसपास अपना बिजनेस एक्सपांड किया है। सो डेफिनेटली कंपनी जो बिजनेस एक्सपांड करती है उससे फ़ायदा होता है, बट ऐसा नहीं होता है कि तुरंत का तुरंत बिजनेस एक्सपांड हुआ और कल से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 60% के आसपास है और जो कंपनी का डेट फ्री कैश फ्लो है अराउंड 500 करोड़ के आसपास बुक्स में देखने को मिल रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लगता है। सो आने वाले टाइम में कंपनी जो ये एक्सेस कैश जनरेट हो रहा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करेगी। सो पहला तो उन्होंने कहा है कि वो 20-30% के आसपास वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसी के साथ साथ यूएस और यूके में जो उनकी प्रीमाइसेस है वो रेंट पे देखने को मिल रही है। सो आने वाले टाइम में एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए और कॉस्ट कट डाउन करने के लिए वो अपनी खुद की प्रीमाइसेस जो है उसको ओन करेंगे। सो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा कैश वो यूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अगर उनको ऐसा लगा कि उसके बावजूद भी कंपनी के पास और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कैश है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि लास्ट ईयर कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपैरल्स के लिए सेटअप करी थी वहाँ पे अराउंड 50 से 100 लोग काम कर रहे थे। सो वहाँ पे क्या वर्कर्स और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए या फिर ओवरऑल क्या सिचुएशन है। सो उसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने कहा है कि अराउंड 250 वर्कर्स अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये 400 से 500 वर्कर तक हो सकता है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 5x से एम्प्लॉय इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट इसलिए इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उसका रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो कि फैशन अपैरल से कंपनी की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। सो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे जो एम्प्लॉय काउंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि वेब की एवरेज सेलिंग प्राइस और टीवी की एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है और उसका क्या रीज़न्स है और आने वाले टाइम में क्या ये जो एवरेज सेलिंग प्राइस है टीवी और वेब की वो सिमिलर देखने को मिलेगी या फिर क्या सिचुएशन है ओवरऑल। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंपनी के टोटल 3 चैनल्स है। पहला है राइजिंग ऑक्शन के थ्रू कंपनी सेलिंग करती है, दूसरा है फिक्स प्राइस कैटलॉग और तीसरा है टीवी स्ट्रीमिंग, जहाँ पे जो लोग के पास टीवी के सिग्नल नहीं आते हैं वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू टीवी स्ट्रीमिंग की जाती है। सो ये तीन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहला फ़िक्स प्राइस कैटलॉग की बात करें तो इसकी जो प्राइस होती है वो टीवी से थोड़ी ज़्यादा होती है और अगर हम टीवी स्ट्रीमिंग की बात करें तो वो टीवी चैनल पे जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती है उसके सिमिलर देखने को मिलती है। और तीसरा अगर हम राइजिंग ऑक्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे लोअर एवरेज सेलिंग प्राइस देखने को मिलती है। उसका रीज़न ये है कि जो भी प्रोडक्ट वेब के थ्रू या फिर टीवी चैनल्स के थ्रू सेल आउट नहीं होते हैं उन्हें राइजिंग ऑक्शन के थ्रू सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कि कंपनी को जो अपना स्टॉक्स है उसको क्लियर आउट करना होता है, एक तरफ से हम वो भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल मैनेजमेंट ने यही कहा है कि आने वाले टाइम में ये जो रेशियो आपको देखने को मिल रहा है वेब और टीवी के रिलेटेड वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखने को मिलेगा नियर फ्यूचर भी। सो अभी तक इस वीडियो में हमने अराउंड 13 के आसपास टोटल क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर किए हैं जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट से पूछे गए थे। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल से डेटा उठाया है ये मैंने मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाए हैं। सो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर कॉन्फ्रेंस कॉल Q1 FY22 की मैनेजमेंट की पढ़ना, हो सकता है आपको और भी ज़्यादा कुछ सीखने मिले अगर आप पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ते हो तो। और उसी के साथ साथ एनुअल रिपोर्ट्स को भी पढ़ना, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी पढ़ना, ताकि आप वैभव ग्लोबल के स्टॉक को लॉन्ग टाइम तक इसको होल्ड करके चल सकते हो। और उसी के साथ साथ हमने इस पर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो बनाया है। सो उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक ऊपर आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, बट अभी की सिचुएशन में अगर हम बात करें तो अराउंड 1050 के बाद से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यूसली गिरता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पे कई बार ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो नए होते हैं उनको नहीं पता होता है तो वो पैनिक कर जाते हैं कि आगे हमें ये स्टॉक में क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। सो एक चीज़ आपको हमेशा समझनी होगी कि स्टॉक मार्केट में ये सब चीज़ें चलती रहती है। आप जितना शॉर्ट टर्म का पीरियड लेंगे उतनी ज़्यादा आपको वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो पहले स्टॉक में थोड़ी सी रैली देखी, फिर अचानक से गिरावट दिखी, फिर 6 महीने का आप देखोगे तो थोड़ी सी रैली देखने को मिली, फिर बाद में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली, फिर वापस से रैली, फिर गिरावट। फिर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो अच्छा खासा अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। 5 साल का देखोगे तो और भी ज़्यादा अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि आप जितना लंबा गेम खेलोगे उतने अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे और उतना ज़्यादा आपका रिस्क भी डिक्रीज़ होगा। बट ये सारी कंडीशन तभी अप्लाई होगी तब आप जितना ज़्यादा आप किसी कंपनी के नॉलेज लोगे, जितना ज़्यादा आप कंपनी को पढ़ोगे। सिर्फ किसी के बोलने पर अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो जब मार्केट में गिरावट होगी तो आप बिल्कुल भी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हो।
और अभी बुल रन चल रहा है तो बहुत बार ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। सो इसलिए आप नॉलेज लेके इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है तो 30% 40% कितना भी क्रैश हो सकता है। उस टाइम पे अगर आप पैनिक करके सेल कर दोगे तो आप कभी भी अच्छे रिटर्न्स एज ए इन्वेस्टर नहीं कमा पाओगे। और उसी के साथ साथ मैं वैभव ग्लोबल की एनुअल रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के लिंक आपको नीचे वीडियो में दे दूंगा, तो आप जाओ तो उनको चेकआउट कर सकते हो। और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल के रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।